फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग जुलाई मंथ की इन्वायरमेंट के साथ। सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस कहने का क्या मतलब है, आप लोग इस वर्ड से ही समझ रहे हो कि क्लाइमेट फाइनेंस कहने का मतलब है कि लोकल, नेशनल और जो ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग है, जिसमें आप देखो कि पब्लिक, प्राइवेट, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उसके द्वारा फाइनेंस करने की बात की जा रही है। इट मीन्स कि आप बेसिकली ये समझो कि क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इम्पैक्ट है और क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को जो उसका सोर्स है क्लाइमेट चेंज करने का क्या सोर्स है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन। तो एक्चुअली हम लोग को फाइनेंस ये करना है, पैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ देना है जिसमें कि ग्रीन हाउस इमिशंस जो है वो कम हो सके, कार्बन इमिशन को बेसिकली कम करना है। और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है जिसमें कि आप क्लाइमेट चेंज के कारण जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे खर्च करने हैं। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी खर्चे करने हैं उसको हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन जो क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन FCCC, साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है, वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। और साथ ही साथ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ या फिर सिटीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट के कारण वल्नरेबल सिचुएशन वहाँ पे अराइज हो गई है, तो उनको ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम एक आप लोग देख सकते हो कि जो स्टेट ऑफ सिटी क्लाइमेट फाइनेंस है, ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया है सिटी क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप के द्वारा। तो ये एक अलायंस है और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी है, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है कि ये वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो एक्चुअली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सिटी क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंसेस है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स आते हैं जो कि यहाँ पे कमिट करते हैं कि ठीक है वो यहाँ पे फाइनेंस करेंगे सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शंस के लिए। और ये कब तक का क्या करने का प्रोग्राम है, तो 2030 तक। ये सेम आपका 2030 में ही सारा टारगेट पूरा करने का आप लोग देखो कि 99% जितने भी स्कीम है उसकी यहाँ पे टारगेट अगर है तो 2030 ही है। साथ ही आप देखो कि ये ओनली मल्टी लेवल और मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशंस है, जिसका एम है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट गैप है, आप देखते हो कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और किसी जगह पे और किसी देश में जो इन्वेस्टमेंट वो कम होता है। तो ये जो गैप देखने को मिलता है, इस गैप को कम करना है। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड है उसको भी यहाँ पे कम करना है। किसी देश में आप लोग देखते हो कि बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन किसी किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये जो गैप है ना, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ये सिर्फ ओनली यहाँ पे मल्टी लेवल कोलिशंस आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंसेस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ ग्लोबल मैकेनिज्म है जो कि यूनाइटेड नेशन FCCC और इससे जो रिलेटेड एग्रीमेंट है उसके तहत ये आपका सेटल किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। सबसे पहले अगर हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की बात करें, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। तो यहाँ पे जो आपका रखा गया, इसमें दो फंड यहाँ पे बनाई गई थी 1994 में। एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है और सेकंड है कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कहने का मतलब है कि यहाँ पे उन सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग से, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे फील्ड से अगर रिलेटेड है, तो स्पेशल जगह अगर रिलेटेड है तो यहाँ पे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड से यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है, इट मीन्स कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, तो उसमें अगर पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पे इस फंड से पैसे दिए जाएंगे। तो ये है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। फैसिलिटी हम लोग दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो जो डेवलपिंग कंट्रीज, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको हम लोग प्रोवाइड करें, और कुछ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है वो कुछ स्पेशल एरिया में हम लोग इसको खर्च करें। सेकेंड है एडेप्टेशन फंड। एक्चुअली ये भी आपका 2001 में ही लाया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि एडेप्टेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा, प्रोग्राम को फाइनेंस किया जाएगा, वो भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टीज़ के तरफ से नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि क्लाइमेट चेंज के कारण एडवर्स इम्पैक्ट हम लोग को डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वैसे देश होते हैं जो कि अभी विकासशील देश हैं, उनमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, वो अपने जो है बेसिक एमिनिटीज़ को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। तो फिर वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए उनको एक्स्ट्रा फाइनेंस की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे एडेप्टेशन फंड से उनको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारे क्लाइमेट को हरा भरा बनाने के लिए इस तरीके का फंड क्रिएट किया गया है। इसको भी 2010 में लाया गया है, COP16 में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, जिसमें कि आपका यहाँ पे COP16 नंबर की है, और ये 2010 में इसको लाया गया है। डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे कसम खाई गई है कि ठीक है बाबा, 100 जो US$ बिलियंस है ना, वो पर ईयर 2020 तक इस फंड में वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है सारे देश की, जिसमें कि लो इमिशन की बात करते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवेज की बात करते हैं, तो ये सारा काम अगर उनको करना है तो डेवलप कंट्रीज़ इतने खर्च करेंगे।
तो ये तीनों फंड आपको याद रखनी है। ओके, अदर फंड और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें फाइनेंस करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैक्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है, जिसमें कि आप देखो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है। इसका एम है कि जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो यहाँ उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ है उनको यहाँ पे मेंटेन करना है। इट मीन्स की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आपका यूज़ करना है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इट मीन्स की क्लाइमेट एक्शंस को और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है। और इसमें क्या होगा कि इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट हम लोग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे, एक्सेस एनर्जी एक्सेस पे, क्लाइमेट रेजिलियंस में, सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट है डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, इसमें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करके कर सकते हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग रेड कहते हैं, REDD। इसमें प्लस भी है और प्लस प्लस भी है। तो रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका एम है कि हम लोग को जंगलों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि यही एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है हमारे क्लाइमेट इमरजेंसी का। नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलाइंस है, तो इसमें 29 मेंबर्स है जिसमें कि पेंशन फंड भी आता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है, सॉवरेन वेल्थ फंड भी है, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं किस लिए, तो सब्सटेंशियल आपका मेथोडोलॉजी लाने के लिए, जिससे कि यहाँ पे जो नेट ज़ीरो जो यहाँ पे पेरिस टारगेट है। उसके बाद अगर देखें अदर इंटरनेशनल फंड भी है, एक है क्लाइमेट चेंज फंड जो कि ADB बैंक का है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पे ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की जा रही है डेवलपिंग जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिससे कि जो कॉजेज़ हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको एड्रेस कर सके। ठीक है। फिर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है सरकार का, बिजनेस का, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस पीपल का, जो मेनली फोकस करते हैं कि कैसे इमिशन को रिड्यूस करना है डिफॉरेस्टेशन से और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होने से। साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्व करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल होते हैं। तो जंगल का काम क्या होता है, ग्रीनरीज का काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको वो यहाँ पे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। तो आप लोग देखो कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट भी लाया गया है। एक सेकेंड, अभी तो यहाँ थी ना, हाँ, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। उसके बाद अदर नेशनल और लोकल सोर्सेज अगर हम लोग देखें जिससे कि फाइनेंस रेज कर सके, तो एक है एलोकेशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2015-16 में लाया गया था। बेसिकली ये एडेप्शन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए है और जो भी क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसको मिटिगेट करने से। साथ ही कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है, इट मीन्स कि कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। इसके तहत आपका कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच भी लाया जा रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ जो फॉसिल फ्यूल टैक्स है या फिर जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ है उसको हटाने के लिए इस तरीके का कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच लाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब आते हैं एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR। तो दिल्ली और NCR में आपको पता है कि एयर क्वालिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। बट यहाँ पे आपको समझना है कि इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन है उसकी क्या सिवियरिटी लेवल है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के हिसाब से देखें, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें ये बताया गया था कि इंडिया में टॉप 30 में से 22 जो यहाँ पे सिटीज़ है वो इंडिया की है, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में काउंट होती है। मेजर सोर्स क्या है इंडिया में इतना एयर पॉल्यूशन का, तो सबसे बड़ी है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड है कि बायोमास का बर्निंग जो कि कुकिंग के लिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट बर्निंग है, तो और एग्रीकल्चर बर्निंग है। तो ये सारी चीज़ों के कारण आप देखो कि यहाँ पे हमारे देश में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक है मेजर सोर्सेज। अगर आप लोग देखो दिल्ली के पॉल्यूशन का, तो सबसे ज़्यादा आपको डिफ्यूज सोर्सेज देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ये इंडस्ट्रीज़ है, फिर डीजल जनरेशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेसिक चीज़ें याद रखिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। इससे आप ये समझो कि हमारे देश में कौन कौन से यहाँ पे पॉलिसी लाए गए जो कि एंटी पॉल्यूशन पॉलिसी है। तो और वो भी आप देखो कि दिल्ली के लिए तो सबसे पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान था। एक्चुअली ये सेट ऑफ प्लान है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और एयर क्वालिटीज़ जो डिग्रेड हो रही थी और होती है हर साल, आप देखो कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए उसके लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लाया गया। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि 2019 में इसको लॉन्च किया गया। ये 5 साल का एक्शन प्लान है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए पैन इंडिया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है, सिटीजन्स अवेयरनेस को इसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। इसका एम है कि 2024 तक 20 से 30% जो PM 2.5 है उसको रिड्यूस करना है। अदर इनिशिएटिव भी आप देख सकते हो कि BS6 में हम लोग स्विच हो गए,
भारत स्टेज जो है वो 4 था, लेकिन हम लोग इससे स्विच होकर यहाँ पे 6 में आ गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो 10% आपका कम हो पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर फ्यूल कहा जाता है व्हीकल्स के लिए। साथ ही हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए फेम 2 यहाँ पे आ चुका है। फेम स्कीम है जिसमें कि हम लोग कह रहे हैं कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। ओल्ड यहाँ पे जो आप लोग देखो कि दिल्ली में ऑड इवन इमरजेंसी मेजर्स लाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ईस्टर्न और जो वेस्टर्न फेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सफ़र एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे एंटी पॉल्यूशन पॉलिसीज़ है। फिर आता है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इंडिया ही नहीं, एशिया का पहला ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर्स बन रहा है, और ये कहाँ है तो पटना में देखने को मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका पटना बिहार में है। तो ये आप समझो कि इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। और ये चीज़ें आप लोग देखो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया है। कमेटी के हिसाब से देखें तो बिहार एक नेचुरल एडवांटेजेस है, यहाँ पे 50% जो वर्ल्ड की रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन है, इट मीन्स कि आधा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको बिहार में देखने को मिलता है, तो इसलिए बिहार में ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। चलिए, ये तो रही न्यूज़ में, और ये पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा आपको गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। 2009 में डिक्लेयर किया गया कि ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, बहुत अच्छी बात है। प्रोटेक्टेड एरिया स्टेटस देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में रखा गया है, इट मीन्स कि भारी भरकम इसको प्रोटेक्शन दी गई है। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन अब जो है आपको 500 to 600 के लगभग देखने को मिलेगा। ये स्पीसीज जहाँ पे भी रहते हैं ना, उससे ये पता चलता है कि वो इंटायर जो रिवर इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। ये आप लोग देखो कि वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। बाकी आप यांगस्टे रिवर यानी कि जो चाइना में है उसमें आप बैजली देख सकते हो। अमेजॉन रिवर जो कि आपका ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे बोटो कहा जाता है। और भूटान में जो कि इंडस रिवर में आपको देखो कि ये बुलान कहा जाता है, सॉरी बुलान कहा जाता है इंडस रिवर में, जो कि पाकिस्तान में। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान, चाइना और जो साउथ अमेरिका है उसमें भी यहाँ पे आपका इंडिकेटिव डॉल्फिन पाए जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि बेसिकली आप गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो सिर्फ हमारे ही देश में आप देख सकते हो, वो भी उन सारे रीजन में जहाँ पे गंगा फ्लो होती है। तो बिहार भी उसी राज्य में आता है, क्योंकि इससे पहले आपको यूपी देखने को मिलेगा, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे कुछ ऐसे राज्य है जहाँ से डॉल्फिन होकर गुजरती है, अब बहती है। तो यहाँ पे 3 जो रिवर सिस्टम है हमारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और कुछ यानी कि कर्नाली और सप्तकोशी रिवर है जो कि यहाँ पे नेपाल में। तो इन तीनों कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा है। और बात करें तो डॉल्फिन की, तो ये ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, लेकिन ये किस तरीके से चलते हैं तो इकोलेशन प्रोसेस से। इकोलेशन एक तरीके का टेक्निक है जो कि बैट्स हो गए, डॉल्फिन हो गए और अदर जो इस तरीके के जानवर होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि वो इको साउंड से वो डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ कौन सी सामान कहाँ है, कितने दूर में है। साथ ही आप देखो कि वो इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा कि वो एरिया मतलब कि फ्रेश वाटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैमल होने के नाते जो गंगा की रिवर डॉल्फिन है ना, वो वाटर में ब्रीथ नहीं ले पाती है, सांस नहीं ले पाती है, इसलिए हर एक 30 से 120 सेकंड के बीच में वो ऊपर आती है और सांस लेकर फिर नीचे जाती है। तो इनको इस तरीके से जब वो सांस लेती है तो एक साउंड निकलता है जिसको हम लोग सॉन्स या सूसू या सुशाक या सेहू कहते हैं। तो ये चारों नाम किसका है तो गैंगेटिक डॉल्फिन का है। जनरली अगर गैंगेटिक डॉल्फिन में देखें तो फीमेल जो यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन है वो लार्जर होती है, इनकी बॉडी बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखिए कि कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लाए गए हैं, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, गंगा को क्लीन करने के लिए। साथ ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो कि 2020 लास्ट ईयर में ही लाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। साथ ही ये इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एक्चुअली पोचिंग एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ से जो है यहाँ पे डॉल्फिन को मारा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। और इससे क्या होगा, फिशरमैन भी इंगेज रहेंगे, अदर जो रिवर और ओशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे इंगेज रहेंगे, और इससे क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी लाइवलीहुड जो है बेटर हो पाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी जुलाई मंथ की भी जो यहाँ पे करंट अफेयर्स है इन्वायरमेंट की, वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे।
अगर आपको ये पूरी लेसन अच्छी लगती है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हो। इसी तरीके से और भी रिवीजन क्विक सीरीज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हो सारे आपको मंथ्स के जो है और मंथली रिवीजन आईएएस मैगजीन मिल जाएगी, साथ ही रिवीजन क्विक रिवीजन सीरीज़ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।